नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2026 दर्शन शास्त्र पढ़ रहे थे अपन, और ऐसा विषय जो आपको अन्य बच्चों से आगे ले जाएगा। बहुत कम सिलेबस और आसान से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और इसमें आप एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देखो कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2025 में क्वेश्चन आया, शुक्ल का सिद्धांत किसने दिया। लोग पढ़ते हैं उपयोगितावाद ये बेंथम ये, जबकि आपके क्वेश्चन बहुत आसान आ रहे हैं। और इससे पहले के एग्जाम में देख लो आपसे, देखो 2 क्वेश्चन आए इस टॉपिक से, 2 क्वेश्चन आए। अगला क्वेश्चन आया, प्रवर्तक कौन है, ये लो। गुणात्मक उपयोगितावाद की प्रवर्तक कौन है, ये पूछा आपसे। शुक्ल का सिद्धांत किसने दिया, ये पूछा। ये ग्रेड सेकंड 2025 में अभी पिछली भर्ती में आए हैं ये क्वेश्चन। तो इन टॉपिक को आप बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार करें, बार बार रिवीजन करें, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा साथियों। अब देखो मैंने जो नोट्स बनाए हैं, ये नोट्स देखो आप, 2 पेज के नोट्स हैं। उपयोगितावाद कंप्लीट है, ज़्यादा बहुत कंफ्यूज होना ही नहीं है। और समझा मैं यहाँ आपको रहा हूँ बिल्कुल डिटेल से। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, PDF के रूप में मैं आपको वहाँ डाल दूंगा, पढ़ लेना। देखो उपयोगितावाद, इसमें 4 प्रकार के उपयोगितावाद, चारों को मैंने समझाया है। प्रमुख जो उपयोगितावादी दार्शनिक हैं इनको अपन इसमें देखेंगे। जैरम बेंथम है, स्टुअर्ट मिल है। इसका जो शुक्ल का सिद्धांत है इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये है बात कि आप इस जो सब्जेक्ट है दर्शन शास्त्र, इसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अन्य जो विषय हैं, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, हिस्ट्री है, इनको बहुत ज़्यादा पढ़ो, कोई मतलब नहीं है। उनमें ठीक ठाक कंटेंट का चुनाव करो और उसको पढ़ो, और इसको ज़बरदस्त कंठस्थ कर लो। समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, इनको। चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, एक तो ये पूछा शुक्ल का सिद्धांत, और एक पूछा गुणात्मक उपयोगितावाद के प्रवर्तक। पहले टॉपिक को पढ़ते हैं। उपयोगितावाद क्या है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया सुखवाद। सुखवाद क्या, केवल सुख। मूल में क्या है, सुख। किसी भी कर्म से, आपके किसी भी नैतिक सिद्धांत से यदि आपको सुख मिल रहा है, परिणाम में, रिजल्ट में सुख मिल रहा है, तो वो आपका कर्म अच्छा है, वो आपका कर्म उचित है, वो आपका कर्म शुभ है। यदि मूल में सुख है तो फिर सुखवाद के अपने प्रकार देखें। 2 प्रकार का सुखवाद, नैतिक सुखवाद, मनोवैज्ञानिक सुखवाद। नैतिक सुखवाद का संबंध किससे, चाहिए से, मैंने आपको ट्रिक बताई। और मनोवैज्ञानिक में है, लास्ट में है आता है। नैतिक सुखवाद के 2 प्रकार, स्वार्थमूलक, प्रार्थमूलक। और प्रार्थमूलक से ही निकला उपयोगितावाद। जब व्यक्ति खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, खुद के जाति समूह के लिए काम करे, उसके सुख की कामना करे, तो वो है स्वार्थमूलक। और दूसरों के हित के लिए, ज़्यादा लोगों के हित के लिए काम करे, प्रार्थमूलक। और प्रार्थमूलक ये उपयोगितावाद। देख लो, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, यही तो है उपयोगितावाद। अधिकतम, जब आपके सुख में व्यापकता आ जाए, क्या आ जाए, व्यापकता आ जाए, अपने तक सीमित न रहे, परिवार तक सीमित न रहे, ज्यादा लोगों तक चला जाए, तो वो बन जाता है आपका उपयोगितावाद। अब आपको इसमें बस इतना सा पकड़ना है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, यही क्या है, उपयोगितावाद। अच्छा, इसके प्रवर्तक कौन है, देखो। किसी भी कर्म नियम को अपनाने के परिणाम स्वरूप अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख की प्राप्ति होती है, उनका हित कल्याण होता है, वो क्या कहलाता है, उपयोगितावाद कहलाता है। इसके प्रवर्तक कौन है, जैरम बेंथम है। इसके समर्थक दार्शनिक कौन है, स्टुअर्ट मिल है, सिज्विक है, ये इसके समर्थक दार्शनिक हैं। अच्छा, कितने प्रकार का है सर, 4 भागों में बांट दिया। कर्म संबंधी, नियम संबंधी, सुखमूलक, आदर्श मूलक, 4 प्रकार के हैं। और चारों बिल्कुल इजी है, समझना बहुत आसान है, केवल समझना है, और उसके बाद बिल्कुल आराम से याद हो जाएंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कर्म संबंधी ये है, उपयोगितावाद का मतलब सुख मिलेगा, जहां जहां उपयोगितावाद मतलब सुख मिलेगा, ज्यादा लोगों को मिलेगा, ठीक है। ये तो आप अब इनको समझते हैं, कर्म क्या है, नियम क्या है, सुखमूलक क्या है, आदर्श मूलक क्या है। कर्म, किसी भी कर्म की तात्कालिक उपयोगिता कितनी है। हो सकता है आपका नियम हो, सत्य बोलते हैं, आप राजा हरिश्चंद्र की तरह हैं, लेकिन अभी आपके झूठ बोलने से कई लोगों का फायदा होता है, तो आपको झूठ बोल देनी चाहिए। ये कहता है कर्म संबंधी उपयोगितावाद। बात को समझे। इसमें नैतिक नियमों को साइड में करो, केवल कर्म पे, तात्कालिक कर्म पे
अभी जो आप कर्म कर रहे हैं इससे कितने लोगों को फायदा हो रहा है। दूसरा है नियम संबंधी उपयोगितावाद। कर्मों को महत्व नहीं दे रहा, केवल नियम को, केवल सिद्धांत को। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने अपना पूरा जीवन अपने सिद्धांतों पे गवा दिया, अपने सिद्धांतों पे ही पूरा जीवन समर्पित कर दिया, तो वो है नियम संबंधी उपयोगितावाद। फिर है सुख मूलक, और ये सुख मूलक उपयोगितावादी कौन थे? जेरम बेंथम, स्टुअर्ट मिल, ये सुख मूलक उपयोगितावाद थे। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, केवल सुख, ये ज्ञान पर, नियमों पर, आदर्श पे ध्यान नहीं देते, केवल सुख की बात करते हैं। फिर है आदर्श मूलक, इसमें केवल आदर्श पे ध्यान दिया जाएगा। किस पे? आदर्श पे ध्यान दिया जाएगा। देखो, कर्म संबंधी नैतिक नियमों को महत्व नहीं दिया जाता, कर्मों की तात्कालिक उपयोगिता को महत्व दिया जाता है। नियम संबंधी यह सिद्धांत कर्मों को महत्व नहीं देता। किसको महत्व देता है? नैतिक नियमों को महत्व देता है। सुख मूलक उपयोगितावादी कौन कौन है भैया? ये याद रखना है। बेंथम है सर, स्टुअर्ट मिल है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, इसके मूल में सुख है, इसके मूल में सुख है। ज्ञान को साइड में रख दो, चरित्र को साइड में रख दो, आदर्श कर्तव्यों को साइड में पटक दो, मूल में क्या है? सुख है। चलो ठीक है। एक है आपका आदर्श मूलक, और इसमें आपको एक नाम याद रखना है, हेनरी रेस्डैल। आदर्श मूलक, इसके मूल में आदर्श मतलब आदर्श प्लस सुख दोनों पे ध्यान देता है। मतलब सुख के साथ साथ आदर्श भी होने चाहिए, सुख के साथ साथ ज्ञान, चरित्र, आदर्श, कर्तव्य तथा जीवन मूल्यों को भी महत्व दिया जाता है। मतलब सुख के साथ साथ नियमों को भी महत्व दो, ये अपना आदर्श मूलक है। आदर्श मूलक का प्रवर्तक ध्यान रखना है, हेनरी रेस्डैल। ठीक है, चलो। तो अभी तक क्या पढ़ा अपने? उपयोगितावाद क्या है? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। उपयोगितावाद के कितने प्रकार? 4 प्रकार। कर्म संबंधी, नियम संबंधी, आदर्श मूलक और सुख मूलक। आदर्श मूलक का प्रवर्तक कौन है? हेनरी रेस्डैल। सुख मूलक के कौन है? जेरम बेंथम है, स्टुअर्ट मिल है। चलो अब आ जाओ प्रमुख दार्शनिक। ये हैं आपके प्रमुख दार्शनिक। इसमें सबसे पहले है जेरम बेंथम। कौन है? जेरम बेंथम। इसको पढ़िए। इसकी जितने भी ये जो 6 पॉइंट है ना, इनको रट्टा मार लेना, यहीं से आपका प्रश्न सोल्व हो जाएगा। इनमें डिटेल में ना जाकर केवल इतना ध्यान रख लोगे, इससे ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बाकी मैं तो समझाऊंगा आपको। पहली बात, सुख मूलक उपयोगितावादी हैं। 1 पॉइंट, सुख मूलक मतलब सुख, मूल में क्या है? सुख, अधिकतम लोगों का अधिकतम हित, बस। दूसरी बात, मनोवैज्ञानिक सुखवादी, इंपॉर्टेंट, मनोवैज्ञानिक सुखवादी। अब सर कहोगे ये मनोवैज्ञानिक सुखवादी कैसे हैं? क्योंकि इनका मानना है कि व्यक्ति जन्म से स्वार्थी है, व्यक्ति का मूल गुण है कि वो सुख प्राप्त करना चाहता है। तो देखो, इसने तो यहां तक कहा है कि मनुष्य हो या पशु हो, जितने भी प्राणी होते हैं सब स्वार्थी होते हैं। जन्म से ही उनका स्वाभाविक गुण होता है सुख प्राप्त करना। तो इसलिए ये और मैंने क्या कहा था, मनोवैज्ञानिक जो सुखवाद पढ़ाया था उसमें क्या बताया था कि नैतिक जो सुखवादी होते हैं वो तो क्या कर रहे हैं, जीवन का जो परम साध्य है वो है सुख, इसलिए सुख प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए, वो तो है नैतिक। और मनोवैज्ञानिक में क्या है, मनुष्य का मूल गुण है, मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है, मूल स्वभाव है सुख प्राप्ति करना, इसलिए वो सुख प्राप्ति की कामना करता है, इसलिए वो दुख से बचने का प्रयास करता है। तो ये मनोवैज्ञानिक सुखवादी है। और जेरम बेंथम ने बताया कि मनुष्य जन्म से ही 2 चीजों के अधीन है, सुख और दुख। स्टेटमेंट आए, कथन आए तो ध्यान रखना, मनुष्य जन्म से ही सुख और दुख 2 के अधीन है। किसने कहा? बेंथम ने कहा। इसलिए वो सुख प्राप्ति का प्रयास करता है, दुख से बचने का प्रयास करता है। कौन कह रहा है? बेंथम। तो इसका दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मनोवैज्ञानिक सुखवादी। तीसरा है, यह है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुखों में केवल मात्रात्मक अथवा परिणात्मक भेद स्वीकार करता है। इसमें और मिल में यही अंतर है, मुख्य जो अंतर है वो ये है। और इसकी कमी भी है, इसको लेकर आलोचना हुई, बहुत ज्यादा आलोचना हुई कि आपने गुणात्मक जो भेद है उसको कैसे नजरअंदाज कर दिया। भाई कितना काम मात्रा
सुख मिला कितना मिला, ये तो होगी मात्रा, परिमाण। सुख मिला कैसा मिला, जैसे किसी ने नशा किया, कुछ समय के लिए सुख मिला। किसी ने कविता पढ़ी, कविता पढ़ने वाले को सुख मिला। किसी ने साहित्य की रचना की, उसमें उसको सुख मिला। तो दोनों का सुख बराबर कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, दोनों में गुण का, क्वालिटी का फर्क है ना। तो ये तो है क्वांटिटी, ये तो है क्वांटिटी और ये है क्वालिटी। तो जो बेंथम है वो क्वालिटी को महत्व नहीं देते, क्वांटिटी को महत्व देते हैं, मात्रा को महत्व देते हैं, परिमाण को महत्व देते हैं। सुख कितना मिला, सुख कितनी जल्दी मिलेगा, सुख कितने लोगों को मिला, यह है परिमाणात्मक, मात्रात्मक। इसको मापने के लिए ही सुख कलन का सिद्धांत दिया। और इसमें अपन पढ़ेंगे कौन कौन सी चीजें हैं, अवधि, तीव्रता, निकटता, ये सब चीजें। तो आप ये बात ध्यान रखना, इसने केवल मात्रात्मक परिमाणात्मक भेद स्वीकार किया है। केवल कोई व्यक्ति है जो दूसरों की बुराई करता है, उससे उसको सुख मिल रहा है, लेकिन एक व्यक्ति है जो औरों को मनोरंजन करवा रहा है, तो दोनों का सुख बराबर कैसे हो सकता है? लेकिन बेंथम दोनों का सुख बराबर मानते हैं। बेंथम कहते हैं सुख तो सुख होता है, चाहे कैसे भी मिलो, सुख तो सुख होता है। इसको लेकर इसकी आलोचना हुई थी। तो ये क्वांटिटी को महत्व देते हैं, क्वालिटी को महत्व नहीं देते। इसके मापन के लिए बोलो सुख को मापोगे कैसे, सुख की मात्रा, सुख का परिमाण कैसे मापोगे, इसके लिए इसने सुख कलन सिद्धांत दिया। अगली बात, नैतिकता के पालन में 4 बाह्य दबाव होते हैं। बेंथम कहता है कि मनुष्य जन्म से स्वार्थी है, लेकिन बाद में वो प्रार्थवादी हो जाता है। बोलो कैसे हो जाता है? 4 चीजों की वजह से उस पर 4 बाह्य दबाव लग रहे हैं, इसलिए वो प्रार्थवादी हो जाता है। 4 बाह्य दबाव कौन से हैं, ये आपको याद करने अभी बताएंगे। फिर है न्याय की व्याख्या। न्याय की व्याख्या क्या है? समाज में कोई भी हो, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, जो भी हो, एक व्यक्ति का महत्व एक ही होता है, एक व्यक्ति का स्थान एक ही होता है। यह है न्याय की व्याख्या। मतलब सबका स्थान बराबर है। ऐसा नहीं है कि कोई उच्च वर्ग है उसको देखकर ही आप कोई योजना बना रहे हैं, कोई नीति नियम बना रहे हैं। नहीं, सबको ध्यान में रखो, सबके हित की बात करो, सबके कल्याण की बात करो। यह है न्याय की व्याख्या। चलो अब देखते हैं इसमें अपना सुख कलन। ठीक है, यह है सुख कलन। तो बेंथम में आप ध्यान क्या क्या रखोगे, ये पॉइंट याद रखने हैं। बेंथम सुख मूलक उपयोगितावादी है, बेंथम मनोवैज्ञानिक सुखवादी है। बेंथम सुख में केवल एक भेद स्वीकार करता है, मात्रात्मक परिमाणात्मक। इसको मापने के लिए नियम दिया, सुख कलन का सिद्धांत। ठीक है। दूसरा, नैतिकता के पालन में 4 बाह्य दबाव स्वीकार करता है, वो भी मैं बताऊंगा। और एक की थी न्याय की व्याख्या। एक व्यक्ति का स्थान एक ही होता है, एक का महत्व एक ही होता है। चलो अब आ जाओ आपका सुख कलन का सिद्धांत। इसके सारे पॉइंट 7 प्रकार हैं, ये आपको याद करने हैं। आपको मैं समझाऊंगा तो आपके याद हो जाएंगे अपने आप। देखो, अवधि, अवधि का मतलब सुख कलन, मतलब सुख मिलेगा, सुख की गणना करनी है। परिमाण मात्रात्मक होता है ना, ये कह रहे हैं कि जो सुख होता है परिमाणात्मक मात्रात्मक होता है। ठीक है। पहला है अवधि के आधार पर। अवधि का मतलब कितने समय तक, कितने समय तक आपको जो सुख मिला या मिलेगा, कितने समय तक मिलेगा, कब तक रहेगा, यह है अवधि। मतलब आपने कोई स्वादिष्ट भोजन किया, कुछ समय के लिए आनंद आया, सुख मिला। आपने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की, तो क्या वो शिक्षा का जो आनंद है, शिक्षा से मिलने वाला जो सुख है, कुछ समय ही रहेगा क्या? नहीं, जीवन भर रहेगा। तो स्वादिष्ट भोजन का सुख तो कुछ समय के लिए, अच्छी शिक्षा का सुख जीवन भर रहा। तो यह है आपकी अवधि। एक सुख वो है जो काफी लंबे समय तक, एक सुख वो है जो कुछ समय तक। तो इस आधार पे भी आप सुख का मापन कर सकते हैं। बेंथम कह रहा है तीव्रता, सुख का मापन आप तीव्रता के आधार पे भी कर सकते हैं। बोला कैसे? सुख कितना ज्यादा, तीव्रता का मतलब कितना ज्यादा, मतलब समझाओ सर। अभी आप बाहर गए, दोस्तों के साथ गप्पे मारे, मनोरंजन किया, आ गए, एक तो वो सुख मिला, कितना मिला, और एक वो मिला आपका रिजल्ट आया, आप बेहद खुश हुए। तो कौन से की तीव्रता ज्यादा थी, कौन सा ज्यादा था?
सर रिजल्ट आया, मैंने टॉप किया, वो सुख ज़्यादा था। तो तीव्रता का मतलब कौन सा तीव्र है, कौन सा ज़्यादा है, इस आधार पे अपन सुख का मापन करेंगे। एक तो दोस्तों के साथ गप्पेबाजी की, एक रिजल्ट आया, तो इस आधार पे अपन सुख का मापन करेंगे, तीव्रता। तीसरा है निश्चितता। आप जो कर्म कर रहे हैं उससे आपको सुख मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो कितना निश्चित है, उसके मिलने की संभावना कितनी है। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, आपके सिलेक्शन होने की संभावना कितनी है, तैयारी से जो आपका सिलेक्शन होगा वो मतलब आपका सुख, तो उसकी संभावना कितनी है, मतलब संभावना कितनी है सर, संभावना कितनी है। अगला है निकटता, कितनी जल्दी, निकटता का मतलब है कितनी जल्दी सुख मिलेगा। काम कर रहे हैं आप, बिल्कुल मिलेगा, कितनी जल्दी मिलेगा, इस आधार पे भी मापन करते हैं। विशुद्धता, जो सुख मिलेगा वो कितना शुद्ध होगा। एक जो नशेड़ी है, नशा किया, अपने आप को भूल गया, हो सकता है उसको सुख मिला हो, लेकिन क्या वो विशुद्ध है? नहीं, उसमें दुख छिपा हुआ है, बाद में उसको आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से कष्ट होगा, तो वो विशुद्ध नहीं है। तो विशुद्धता के आधार पे भी मापन किया जाता है। अगला है उत्पादकता, मिलने वाला जो सुख है, जो आप कर्म कर रहे हो, इससे जो सुख मिलेगा उससे क्या अन्य सुख की भी प्राप्ति होगी, एक सुख से कितने सुख पैदा होंगे, यह है उत्पादकता। इस आधार पे भी मापन करते हैं। जैसे आपने तैयारी की, नौकरी मिली, सुख मिला, लेकिन नौकरी मिलने से सम्मान मिला, सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ, आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, यह है उत्पादकता। समझिए बात को। एक है व्यापकता, इंपॉर्टेंट लगा लेना, सबके लास्ट में व्यापकता को ही रखना है, और यही वो पॉइंट है जो बेंथम को स्वार्थ से प्रार्थ की ओर ले जाता है। मैंने शुरुआत में बताया था कि सुख मिला, लेकिन कितने लोगों को मिला, वो है व्यापकता। आप पढ़ रहे हो, इससे केवल यदि आपका भला हो, आपके परिवार का भला हो, वो तो है स्वार्थमूलक, लेकिन इससे खूब सारे समाज के बच्चों का भला हो, आप वहाँ पढ़ाएंगे, समाज के हित के लिए मान लो आप काम करें, तो वो है व्यापकता। और जो व्यापकता का मापदंड ही बेंथम को प्रार्थवाद की ओर ले जाता है, मैंने लिखा है, इसको नोट कर लेना, इसको ध्यान रखना, यह है व्यापकता। तो ये 7 पॉइंट, अवधि, तीव्रता, निश्चितता, निकटता, विशुद्धता, उत्पादकता और व्यापकता, 7 पॉइंट आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा सुख कलन के सिद्धांत में नहीं आता? इन 7 में से दे देंगे, कोई भी 3 और एक दूसरा दे देंगे, तो 7 आपको याद रखना है। चलिए, अगला अपना पॉइंट है 4 बाह्य दबाव, या मैं कहूं नैतिक अंकुश। 4 बाह्य दबाव या 4 नैतिक अंकुश, चारों को याद रखना है। हो सकता है अभी तुम याद कर लो, लेकिन बाद में भूल सकते हो, तभी छोटी मोटी ट्रिक वर्क बना के कनेक्ट करके इनको याद कर लेना। क्योंकि अभी तो आपको दिख रहा है भौतिक दबाव, राजनीतिक दबाव, सामाजिक दबाव, धार्मिक दबाव, हो सकता है परीक्षा में भूल जाओ। प्रश्न आएगा, निम्न में से कौन सा बेंथम के 4 बाह्य दबाव में शामिल नहीं है? धार्मिक दे देगा, भौतिक दे देगा, राजनीतिक दे देगा, एक आर्थिक दे देगा, तो आर्थिक नहीं है। तो ऐसे याद रखना है आपको। अच्छा, 4 बाह्य दबाव होते क्या है, क्यों दिए? देखो, बेंथम का मानना है कि मनुष्य, यहाँ तक कि प्राणी, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, जन्म से ही स्वार्थी होते हैं, लेकिन बाद में वो प्रार्थवादी बन जाते हैं। बोला क्यों बनते हैं? क्योंकि उस पर 4 दबाव होते हैं। सामाजिक दबाव होता है, धार्मिक दबाव होता है, राजनीतिक दबाव होता है, ठीक है, और प्राकृतिक दबाव होता है, भौतिक दबाव। इसको बोलते हैं प्राकृतिक दबाव भी, भौतिक दबाव बोल दो या प्राकृतिक दबाव भी बोल दो। तो ये 4 दबाव। राजनीतिक दबाव, व्यक्ति पर सरकार का, कानून का डर होता है। मैं कोई गलत काम करूंगा तो गलत, मेरे को सजा मिल सकती है, इसलिए मैं गलत काम करने से बचूंगा। राजनीतिक दबाव, इसलिए व्यक्ति प्रार्थवादी हो जाता है। सामाजिक दबाव, समाज का दबाव, समाज की मान्यताओं का डर होता है। धार्मिक दबाव, ईश्वर से डरता है आदमी, पुण्य, ये अच्छे कर्म, ये गलत कर्म, नरक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, हर धर्म में ही धारणा होती है। तो और बाह्य दबाव, भौतिक दबाव, प्राकृतिक दबाव, जैसे आप नशा कर रहे हैं, हो सकता है सुख मिले, लेकिन
आपका शरीर खराब होगा, शरीर खराब होने का डर है, यह प्राकृतिक दबाव, भौतिक दबाव। ठीक है, तो ये 4 दबाव आपको ध्यान रखना है। भौतिक दबाव या प्राकृतिक दबाव फिजिकल P, राजनीतिक दबाव पॉलिटिकल दबाव P, सामाजिक दबाव सोशल दबाव S, धार्मिक दबाव रिलीजन R। ट्रिक हो गई PP सर, PP सर, PP सर बाह्य दबाव डालते हैं। बेंथम के 4 दबाव, PP सर बाह्य दबाव डालते हैं, P फिजिकल, P पॉलिटिकल, S सोशल, R रिलीजन। 4 दबाव हो गए, याद करना है। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया आपका बेंथम। बेंथम समझ में आया क्या? इसके बाद देखेंगे स्टुअर्ट मिल। बेंथम में क्या है? कुछ नहीं है, इसकी 6 बातें याद रखनी है। ठीक है, इसका जो सुकलन सिद्धांत है इसको समझना है, और ये 4 बाह्य दबाव। अगला वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें अपन देखेंगे स्टुअर्ट मिल को और दोनों के अंतर को, मिल और बेंथम में क्या अंतर है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।